हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का मेरे नए वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले पिछला एपिसोड देख ले, वरना ये एपिसोड आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड हमने देखा था। हमें दिखाया जाता है एपिसोड की स्टार्टिंग में ये रियल सुप्रीम बीइंग लेवल एग्जिस्टेंस था। सच था कि जो पीछे गया था सी हाउ, वो रियल सुप्रीम लेवल एग्जिस्टेंस था। इसकी स्ट्रेंथ कोई एक्स जनरेशन नहीं थी, बिल्कुल जेन्युइन थी। चाहे सी हाउ की कल्टीवेशन कितनी भी शॉकिंग हो, चाहे वो यंगर जनरेशन का कंप्लीट डोमिनेट कर सकता हो, लेकिन इस तरह के ओल्ड मॉन्स्टर के सामने वो मैच नहीं करता था। यहाँ रुकना मतलब सिर्फ एक ही चीज़ होती थी, फर्टेन डेथ। आखिरकार सी हाउ अभी अभी सेल्फ रिलीफ रियलम मेंटर हुआ था, और सुप्रीम बीइंग रियलम एक बिल्कुल अलग ही लेवल होता है। ये सिर्फ एक रियलम अपग्रेड नहीं होता, ये क्वालिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो लोग इस डोमेन तक पहुंचते हैं वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों को ओवरलुक करने वाले फिगर्स बन जाते हैं। इस रियलम के सामने लोअर कल्टिवेटर्स का फाइट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अगर कोई सुप्रीम बीइंग से लड़ना चाहे तो सिर्फ इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स की भी काफ़ी नहीं होते। सुप्रीम बीइंग उन्हें डॉच करके सीधे कंट्रोलर को किल कर सकता है। इसलिए हिस्ट्री में जब भी नॉन सुप्रीम बीइंग ने चैलेंज किया, उन्होंने सिर्फ एक ही रास्ता अपनाया, इमोर्टल द फॉर्मेशंस को अपना बॉडी में कार्व करना। मतलब ये तो बताया जा रहा है, ठीक है, कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है सी हो के हिसाब से, पर इसकी प्राइस खतरनाक होती थी। ये चीज़ इतनी रेयर होती थी कि नॉर्मल लोगों के लिए ने कभी देखी भी नहीं होती। ये सिर्फ लॉन्ग लाइफ फैमिलीज के पास होती हैं, और वो भी हर फैमिली के पास नहीं। इसीलिए सी हाउ के पास एक ही ऑप्शन था, भागना। सी हाउ ने विंग्स को फुल फोर्स से मूव किया। कुन पे विंग्स, लाइटनिंग ऑरा और साथ ही अर्थ 2 इंचेस डिवाइन एबिलिटीज थी। उसकी स्पीड इतनी तेज हो गई थी कि आसपास के लोग तक देखकर स्टन हो गए। पीछे से सुप्रीम बीइंग की फिगर और तेज होती जा रही थी। डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रहा था। फेंग बाइलिंग, युआन किंग और बाकी सब देखकर हक्का बक्का रह गए। उनके लिए यह बिलीव करना मुश्किल था। उसकी स्पीड सुप्रीम बीइंग के बराबर। किसी ने बिलीव भी नहीं, डिसबिलीव भी में कहा कैसे हो सकती है। सब जानते थे सुप्रीम बीइंग ह्यूमन दाव का पीक पर होते हैं। स्पीड हो या अटैक, 9 हेवेंस के नीचे उनका कोई कंपैरिजन नहीं होता। और फिर भी एक सेल्फ रिलीज रेलम का कल्टीवेटर उसके हाथों से साथ ही स्पीड में compete कर रहा था। उसके हाथों से बच रहा था और स्पीड में compete कर रहा था। सच, ठीक है। फेंग यांग का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया। वो ओल्ड मॉन्स्टर का इम्प्रिंट निकल आया, फिर ओल्ड एंसेस्टर की इम्प्रिंट निकल आया। फिर भी वो तुरंत उसे मार नहीं पाया। इसी वक्त आसपास के स्पेस वायलेंटली शेक हुए। सुप्रीम बीइंग की फिगर अब पूरी तरह एक्सपेंड हो चुकी थी। सिल्वर हेयर हवा में लहराने लगे। उसके हाथ उसने उठाया और उसकी पूरी बॉडी स्काई को कवर करके, उसकी पाम नहीं सिर्फ, ठीक है, नेचुरल लॉक ऑफ फिगर बस्ट हुई। स्काई डोम लॉक हो गया। यह सबसे खतरनाक मोमेंट था। सुप्रीम बीइंग ने अपनी अथॉरिटी दिखाई। हेवन एंड अर्थ कोलैप्स करने लगे। स्टार्स गिरते हुए दिख रहे थे। जमीन नीचे धंस रही थी। मैग्मा बाहर आ रहा था। अगर सी हाउ उस वक्त इनहेबिटेड एरिया में होता तो पूरा प्रोविंस वाइप आउट हो जाता। सी हाउ के पास चॉइस नहीं बची थी। अगर वो रुकता तो नेक्स्ट इंस्टेंट सुप्रीम बीइंग का स्ट्राइक और उसका वजूद वही मिटा दिया जाता। इसीलिए उसने रेलम शैटरिंग तालिस्मान एक्टिवेट किया। ये स्ट्राइक ऐसा था जो यूनिवर्स तक को हिला देता। सेल्फ रिलीव रेलम का कल्टिवेटर इसे सर्वाइव नहीं कर सकता था। ब्राइट लाइट फ्लैश हुई, स्पेस क्लियर हुआ। सी हाउ इंस्टेंटली डिसअपियर हो गया। पीछे से फेंग बाइलिंग ने गुस्से और अफसोस के साथ कहा, बस थोड़ा सा रह गया। उन्होंने हेवनली आई एक्टिवेट करके सब देखा, और तब सच सामने आया। ये सुप्रीम बीइंग उनके क्लैन का रियल ओल्ड एंसेस्टर नहीं था। ये एक डिवाइन एबिलिटी का कंडेंस्ड इम्प्रिंट थी, जो फेंग बाइलिंग के आर्म में सील किया गया था। वो चेस करता रहा, पर सी हाउ ट्रेस के बिना गायब हो चुका था। एक घंटे बाद सी हाउ चुपचाप एक माउंटेन पीक पर अपीयर हुआ। उसकी नज़र दूर खड़े फेंग बाइलिंग और बाकियों पर थी। गोल्डन लायन गुस्से में था। सुप्रीम बीइंग तक निकाल दिया इन्होंने, चलो वापस जाकर कुछ को मार देते हैं, उसने कहा। सी हाउ ने एग्री किया। दोनों साथ चार्ज करे गए। डिवाइन एबिलिटीज कोलाइड हुई, पर फेंग बाइलिंग ने तुरंत डार्क समनिंग एक्टिवेट की। सुप्रीम बीइंग का इम्प्रिंट फिर से अपीयर हुआ।
मतलब अटैक किया दोनों ने, तब ऐसा हुआ, ठीक है। कि इम्प्रिंट अपीयर हुआ, सी हाउ को दोबारा रिट्रीट करना पड़ा। उसने गोल्डन लायन के साथ फिर रियलम सेटरिंग तलिस्मान यूज किया। इस चेस के दौरान सी हाउ ने एक चीज नोटिस की, सुप्रीम बींग का इम्प्रिंट धीरे धीरे वीक हो रहा है। युआन किंग का चेहरा बदल गया, मतलब शॉर्ट में हो रहा है, ठीक है, अटैक कर रहे हैं और भाग रहे हैं, ऐसे प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि फिर वो तालिस्मान को एक्टिवेट कर दे रहे हैं और दोबारा वहां से भाग जा रहे हैं, ऐसा था, ठीक है। तो सिचुएशन उनके लिए खतरनाक हो जाएगी। मतलब किंग युआन का चेहरा बदल गया। अगर ये इम्प्रिंट डिस्ट्रॉय हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, तो सिचुएशन उन सब के लिए खराब हो जाएगी। और वही हुआ, सी हाउ बार बार अपीयर होता, प्रवोक करता, फिर निकल जाता। आखिरकार उसे कंफर्म हो गया ये सिर्फ इम्प्रिंट था और अब ये सुप्रीम बीइंग लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहा था। इसी वक्त सी हाउ फुल इंटेंट के साथ वापस आया। उनका चेहरा बिल्कुल कोल्ड था। मैं समझा था तुम्हारा क्लैन का ओल्ड मॉन्स्टर खुद आया है, पर यह तो सिर्फ इम्प्रिंट निकला। अब तुम सबका गेम खत्म, सी हाउ ने कहा। फिर उसने चार्ज किया। तब अचानक एक दूसरा तालिस्मान एक्टिवेट हुआ। एक और सिल्वर हेयर फिगर निकल आई, 2 सुप्रीम बीइंग इम्प्रिंट्स। सी हाउ के पास फिर से एक रास्ता भागने का बचा, मतलब भागना ही बचा था उसके पास रास्ता, ऐसा था, ठीक है। इस बार फेंग यान और युआन किंग भी भाग गए। अगर उन्हें समझ आ गया था कि अगर ये फाइट लंबी चली तो अल्टीमेट डेंजर उनके लिए ही है। एक फियर्स क्लैश में सी हाउ इंजर्ड हुआ। एक हैवी स्ट्राइक उसके बॉडी को छू गई थी। वो खून उगलता हुआ पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, रिवेंज। जैसे ही इम्प्रिंट फेड हुआ, सी हाउ रुक गया वो, और नेक्स्ट ऑफ मोमेंट वो आसमान चीर कर वापस आया। इस बार भागने नहीं, स्लॉटर करने। फेन कियान सामने आया। डार्कनेस डेमोनिक फिस्ट एक्टिवेट किए, ब्लैक मिस्ट फैला, पर सी हाउ के सामने वो टिक नहीं पाया। सिर्फ कुछ ही मूव्स में लाइटनिंग फिस्ट ने उसे तोड़ दिया। एक वॉइड इम्पैक्ट के साथ फेंग कियांग की बॉडी एक्सप्लोड हो गई। खून का मिस्ट हवा में फैल गया। सी हाउ बिना रुके आगे बढ़ा। फेंग बाइलिन ने क्रूसिफिक्स डिवाइन दाव यूज की। गोल्डन क्रॉस जैसे सिंबल्स बने। सी हाउ ने सिर्फ एक पंच मारा, क्रॉस सेटर्ड हो गया। नेक्स्ट स्ट्राइक में फेंग बाइलिंग है यार, मैं बाइमिंग पढ़ता हूँ इसका, क्या बताऊँ मैं, का आर्म ब्लास्ट हो गया। आधी बॉडी ब्लड में डूब गई। सी हाउ ने उसे पकड़ लिया। एक वायलेंट ट्विस्ट के साथ उसका सर अलग हो गया। आखिर बचा था युआन किंग। वो चीखने लगा, सीक्रेट्स बताने की भीख मांगने लगा। सी हाउ ने एक स्वॉर्ड कंडेंस की और एक ही स्लाइस में उसका आर्म शोल्डर से अलग हो गया। दाऊ फ्रेंड, आज पुराने और नए दोनों हिसाब क्लियर होंगे। आवाज आई। अरे कंफ्यूज मत होना, सी हाउ ने कहा है, ठीक है। ऐसा मतलब मत बोल देना कि भाई किसने कहा, समझ नहीं आ रहा। सी हाउ ने कहा। सी हाउ ने बिना किसी हेजिटेशन के एक्शन लिया। उसकी मूवमेंट बिल्कुल रूथलेस थी। उसने सीधे युआन किंग के राइट आर्म काट दिया और उस पर डिस्बेन भरी नजर डाली। सी हाउ को तुरंत समझ आ गया कि यह पर्सन अंदर से बिल्कुल खोखला है। बाहर से पावरफुल टेम्परामेंट दिखाता है, लेकिन असल में बैकबोन बिल्कुल नहीं थी। मतलब वही खोखला था, नहीं वैसे गिदड़ की खाल में शेर था, ऐसा वाला, मतलब शेर की खाल में गिदड़, ऐसा था, ठीक है। पहले जब दोनों मिले थे, युआन किंग का एटीट्यूड बिल्कुल अलग था। उस वक्त वो एक सुप्रीम बीइंग की तरह बिहेव कर रहा था, जैसे सी हाउ उसके सामने कुछ भी नहीं हो। बिना सोचे उसे हाथ बढ़ाकर सी हाउ को सप्रेस करना चाहा था, लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह पलट चुकी थी। अब जब वही युआन किंग सी हाउ के सामने खड़ा था तो उसका ट्रांस बिल्कुल लो हो चुका था। वो कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में दिख रहा था। उसने जरा सी भी अनयील्डिंग स्पिरिट नहीं बची थी, वही एटीट्यूड वाली। ये देखकर आसपास के लोग भी उसे ज्यादा कंटेम्प्ट की नजर से देखने लगे। ऐसा पर्सन जो पहले इतना बड़ा हंगामा खड़ा करता था, अब पूरे एरिया पर डोमिनेट करने का दावा करता था। शायद वो सिर्फ लो कल्टीवेशन वाले लोगों पर ही शोर चला सकता था। सबके सामने, स्ट्रॉन्ग के सामने बुली और वीक पर ही पावर दिखाने वाला टाइप आ जाता है। मतलब ही जो पावर है वो बुली करेगा और जो वीक है वो ऐसा वाला, ठीक है। अब जस्ट अपोजिट हो चुका था। पहले सी हाउ कमजोर था, अब युआन किंग कमजोर था, ठीक है। युआन किंग के आर्म से ब्लड बाहर छलक रहा था। उसका चेहरा पेन से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने चिल्लाना या एब्यूज नहीं किया। वो सब कुछ इंड्योर करता रहा, यानी सहता रहा। दर्द के बावजूद उसने सी हाउ की तरफ देखा और फिर भी बात करने की कोशिश की, जैसे सब कुछ नेगोशिएट हो सकता हो। सी हाउ ने उसे ठंडी नज़र से देखते हुए कहा, तुम जैसे लोग अपनी लाइफ के लिए भीख मांग सकते हो। जब मुझे ओरिजिन एंशिएंट माइंड भेज दिया गया था
तब तुमने कभी नहीं सोचा था कि आज का दिन भी आ सकता है। युआन किंग का चेहरा हल्का सा हरा पड़ गया। कुछ ही पल में उसने खुद को संभाल लिया। सच ये था कि उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एक दिन ऐसा सीन होगा। उसके दिमाग में पुरानी मेमोरीज घूम गई। ही गॉट अ फ्लैशबैक फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखना। यानी कि ऐसा ही जब सीन आया तो मतलब जब ये सीन आया तो दिखा दूँ और ही गॉट फेस ब्लैक करके यानी कि सब चीज़ वापस ले आओ, यानी फिर मतलब एक सीन क्रिएट करो, पता है जैसे होता है वैसे ही। सी हाउ उसके लिए एक छोटा कल्टीवेटर था जिसे एक ही हाथ से क्रश किया जा सकता था। कौन सोच सकता था कि इतनी जल्दी वही लड़का उसके लिए लाइफ थ्रेट बन जाएगा। हुआंग वो सिर्फ 20 के आसपास का था और अब वो ऑलरेडी सेल्फ रिलीज रियलम में पहुंच चुका था। एक ऐसे लेट ब्लूमर जिसका नाम सुनते ही दूसरों के दिल में प्रेशर आ जाता था। मतलब यार डोमिनेटिंग बन चुका था सी हाउ दैट, ऐसा है, ठीक है। युआन किंग के लिए अपनी इमोशंस कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वो हेट्रेड के लिए रिग्रेट नहीं कर रहा था, बल्कि इस बात का रिग्रेट कर रहा था कि उसने पहले मौका होते हुए भी सी हाउ को ख़त्म क्यों नहीं किया। पास्ट में विंड क्लैन के ऑर्डर पर उसने सिनर ब्लड डिफेंडेंट को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये हुआंग इतनी तेज़ी से ग्रो करेगा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर उस वक्त वार्निंग को इग्नोर करके फाइनल ब्लो दे दिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। सी हाउ ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, मतलब वैसे होता ना एकदम नीचे दृष्टि से ऐसे। सी हाउ ने कहा, अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो? तुम्हारी आंखों के अंदर मुझे सिर्फ अनविलिंगनेस और रेजेंटमेंट दिख रही है। तुम रिग्रेट कर रहे हो कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं मार दिया, है ना? युआन किंग के लिए यह झटका था ये सुनना, ठीक है। उसे लगा था कि उसके मन के थॉट्स भी हाइड नहीं हो पा रहे। ये रियलाइजेशन उसके लिए और भी ज़्यादा टेरिफाइंग हो चुकी थी, या फिर डरावना था। सी हाउ ने आगे कहा, मैं बस अंदाज़ा लगा रहा था, थोड़ा स्केयर करने के लिए, लेकिन तुम सच में यही सोच रहे थे। युआन किंग ने तुरंत सफाई दी, ये गलत है लिटिल फ्रेंड, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। मेरे मन में ऐसा कुछ थॉट नहीं है। अगले ही पल सी हाउ ने स्वॉर्ड आर्ट कंडेंस की और युआन किंग का लेफ्ट आर्म भी काट दिया। पहले राइट काटा, अब लेफ्ट काटा, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। मतलब एक कटा यार, बात खत्म। हाथ उसका, दोनों हाथ कट चुके थे। आर्म अलग होते ही ब्लड हवा में छिड़क गया। युआन किंग ने मुंह से एक दबा हुआ ग्रोन निकला। वो लड़खड़ाते हुए पीछे गिरा। पूरी बॉडी कांप रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। सी हाउ का ये अटैक बिल्कुल डिसीजिव था। ये ऐसी इंजरी थी जिससे युआन किंग अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वो फाइट करना चाहता भी तो नहीं कर सकता था। उसे पहले ही समझ आ चुका था कि जैसे ही वो अटैक करेगा उसकी डेथ कंफर्म होगी। युआन किंग ने गिरते हुए कहा, दाऊ फ्रेंड, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक चांस दे दो, मैं तुम्हें कुछ बातें बता सकता हूँ। सी हाउ ने बिल्कुल काम टोन में जवाब दिया, तुम बस एक एरेंग्ड डॉग हो। तुम्हें क्या ही सीक्रेट्स पता होंगे, सुप्रीम विंग्स, इमॉर्टल दाव के राज। युआन किंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल अगली हो गया। वो जीना चाहता था। जितना ज़्यादा कोई पावरफुल होता है उतना ही वो डेथ से डरता है। ये इस सच्चाई थी, ठीक है। इस इंसल्ट के बाद नॉर्मली कोई भी रिटेलिएट करता, मतलब वही गद्दारी करता, लेकिन युआन किंग ने अपने सर झुका लिया। वो ह्यूमिलिएशन भी इंड्योर कर रहा था, बस जिंदा रहने के लिए। उसने फिर कहा, दाऊ फ्रेंड, तुम्हें पता है कि तुम अभी ग्रेट डेंजर में हो? सिंह ने सिर्फ ठंडी नजर से देखा, कुछ नहीं बोला। इस साइलेंट ने युआन किंग को और ज़्यादा बेचैन कर दिया। आखिर में उसने बोल ही दिया, 3000 प्रोविंस में सिर्फ इमॉर्टल पैलेस का र्यूंड इमॉर्टल ही नहीं, कम से कम 1 या 2 और भी हैं। अगर उन्होंने तुम्हें टारगेट किया तो रिजल्ट टेरिफाइंग होंगे। सिंह ने पूछा, तुम उनके बारे में क्या जानते हो, या फिर जानते हो तुम जानते हो उसके बारे में, ऐसा, ठीक है। युआन किंग ने शर्त रखी, अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं जो जानता हूँ सब बता दूंगा। सी हाउ हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी बिल्कुल ठंडी और क्रूअल थी। उसने हाथ उठाया। युआन किंग घबरा कर चिल्लाया, अगर फोर्स किया तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा और प्रीमोडियल स्पिरिट सर्च भी बेकार होगी। उसके जवाब में सी हाउ ने उंगली से एक स्वॉर्ड लाइक एनर्जी रिलीज की जो सीधे युआन किंग की बॉडी को चीर गई। उसकी बॉडी का आधा हिस्सा क्रश हो गया। सी हाउ ने कहा, बोल दो, बोलने के बाद मैं तुम्हें इजी डेथ दे दूंगा। डर के मारे युआन किंग ने सच उगल दिया। उसने कहा, ओरिजिन एंशिएंट माइन
वहां से एक और वर्ल्ड का पाथ हो सकता है। यह सुनते ही सियाह रुक गया। उसके मन में कई पुरानी चीजें घूम गई, फ्लैशबैक। थोड़ी देर बाद उसने कोल्ड वॉइस में कहा, एलाबोरेट। एल्डोरेडो नहीं भाई, एलाबोरेट, ठीक है, एलाबोरेट। वाह, क्या एल्डोरेडो का वो लिख दिया है इस लोगों ने, ठीक है, एलाबोरेट है ये। लेकिन युवान किंग बस इतना ही जानता था। सी हाउ ने समझ लिया अब ये पर्सन बेकार हो चुका है। फाइनल मोमेंट में सी हाउ ने स्वॉर्ड गिरा दी। युवान किंग की बॉडी और सोल दोनों डिस्ट्रॉय हो गए। युवान किंग मारा गया। सी हाउ ने एक गहरी सांस ली। आखिरकार ये कार्मा फाइनल हो चुका था, द एंड ऑफ कार्मा। हमें बताया जाता है कि इन सब के दौरान विंड क्लैन का एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। कोई भी भाग कर निकल नहीं पाया। सब के सब यहीं मारे गए। सी हाउ ने एक एनिमी पर एक पल के लिए भी मर्सी नहीं दिखाई। ये सब लोग खुद उसे मारने आए थे, तो फिर दया की बात ही क्या थी। ऐसी बात करना तो बेकार था। हल्की सी हवा चली अचानक और फिर ये पूरी दुनिया शांत हो गई। सी हाउ ने एक गहरी सांस ली। वो इस एरिया में घूमता रहा, पहले ग्रेट यिन क्लैन की तरफ, फिर ग्रेट यान क्लैन की तरफ। सी हाउ मन ही मन में सोचता है, वापस जाने का रास्ता आखिर है कौन सा। क्या वो बताया जाता है, क्या वो ग्रेट यिन रिवर का अंत पर है या फिर ग्रेट यांग रिवर के डेप्थ पर। कौन सा असली था। अचानक सी हाउ के दिमाग में जोर से कांप उठी। सी हाउ खुद से कहता है, हो सकता है दोनों ही असली हो। ग्रेट यिन और ग्रेट यांग अपनी एक्सट्रीम पर पहुंचकर यिन बन जाता है और यिन अपने एक्सट्रीम पर पहुंचकर यान बन जाता है। ये उसको वो मिला, ठीक है, एनलाइटमेंट। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रेट यिन रिवर के अंत में और ग्रेट यांग रिवर के अंत में एक ही जगह मिलते हों। ये थॉट सी हाउ को जोर से हिला देता है। उसे लगा जैसे उसने घर जाने का रास्ता देख लिया। एक नई होप उसके सामने खुल गई। लेकिन अगला सवाल यह था, ऐसी जगह आखिर है कहाँ। दोनों क्लैंस के कहने के मुताबिक वो जगह वॉइड के अंदर, आउट ऑफ स्पेस में और टाइम के बाहर एग्जिस्ट करती है। वो कोई जमीन के नीचे बहने वाली ग्रेट यिन या ग्रेट यांग नदी नहीं है। वो तो हेवन एंड अर्थ के इंटरनल नेचुरल लॉस से बनी एक रिवर थी जो कभी खत्म नहीं होती। सी हाउ चाहता था कि राज का एक्सप्लोर करे, इस राज को एक्सप्लोर करें, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करे। आखिरकार उसने एक ठंडी सांस ली और नीचे की तरफ चल दिया। यह जगह अनहाइवेटेड रीजन में बिल्कुल पास थी। अनहाइवेटेड, ठीक है। सी हाउ को तुरंत इमॉर्टल एंशिएंट रिमेन्स याद आ गया। पहले भी जब 3000 प्रोविंस के जीनियसेस का फाइनल फाइट खत्म हुए थे तब, और इमॉर्टल एंशिएंट रिमेन्स दुनिया से जुड़ गए थे, तो ये भी हो सकता है कि बाउंडलेस अनहेबिटेड रीजन में ही था। पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है, वो भी इसी बाउंडलेस रीजन में एक में था, ठीक है। वहीं पर सी हाउ ने फॉलन डिवाइन चाइल्ड और डार्क डिवाइन चाइल्ड को मारा था और अलग अलग जगह के जीनियसेस से लड़कर खुद को सबसे ऊपर स्टेब्लिश किया था। वहीं पर उसने कई क्लैंस के साथ गुड कर्मा बनाया था। उसने उनकी कर्सेस तोड़ने की मदद की थी। आज जब सेक्ट मास्टर ने उसे रोका था तो वही लोग उसकी फील्ड बनकर खड़े हुए थे। हाँ, जब पुराने समय में सेक्ट मास्टर उनको मारने के लिए आते तब सी हाउ को बचाने के लिए वो लोग खड़े हुए थे, ठीक है। पहले अगर सी हाउ यहाँ आता तो ये जगह डेथ से कम नहीं होती, लेकिन अब वो यहाँ से आराम से गुजर सकता था। वो ज़्यादा अंदर जाने भी वाला नहीं था, इसलिए डेंजर का सवाल ही नहीं था। जैसे ही वो थोड़ा और पास आया उसने एक मिस्टीरियस दाव ऑरा महसूस की। ये ऑरा बिल्कुल अलग थी, जैसे टाइम का एंडलेस रिवर को पार करके यहाँ पहुंची हो। इमॉर्टल इन्फेंट रिमेन्स के दाव लॉस काफ़ी कंप्लीट थे। यह जगह एक हेवन ब्लिस्ड कल्टीवेशन लैंड थी, हमें बताया जाता है, ठीक है। जैसे ही सी हाउ अंदर गया तुरंत कॉमोशन मच गया। कई क्लैंस के लोग उसे रिसीव करने आ गए। सबसे पहले 8 आर्म्ड सोल रेस का एल्डर आया। उसके बाद बाउंटी क्लैन, रॉक डेमन क्लैन और बाकी क्लैंस के हाई लेवल एक्सपर्ट्स भी पहुंच गए। बताया जा रहा है, ठीक है, एक जगह में गया, वहीं पर ये सब हो रहा था। साथ तक मुझे लग रहा है ये वही लोग थे जिनसे सी हाउ ने बचाया था। जैसे ही उन्होंने सी हाउ को देखा सबकी आंखों में एक्साइटमेंट भरी हुई थी। 8 आर्म्ड सोल्ड रेस एल्डर हंसकर कहता है, लिटिल ब्रदर तुम आखिरकार आ ही गए। हाँ, ये वही लोग हैं, उनके पास पहुंच गया है सी हाउ। लोग उसके चारों तरफ घूम गए। उनकी आंखें इतनी चमक रही थी जैसे रेयर ट्रेजर मिल गया हो। सी हाउ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। उसे रीजन पता था, ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये लाइटनिंग ट्रेवल्यूशन लिक्विड की उम्मीद थी। इमॉर्टल इंसेंट रिमेन्स के सब लोग मिस्टीरियस कर्स से
पीड़ित थे, जो कोई भी लंबी जिंदगी नहीं जी सकता था, जिसमें से कोई भी मतलब मर जाता था, ठीक है। और इस कर्व का एक ही इलाज था, लाइटनिंग ट्रेवल्यूशन लिक्विड। नॉर्मल हेवनली ट्रेवल्यूशन से मिलने वाली लिक्विड काम नहीं करती थी, सिर्फ सबसे टेरिफाइंग ट्रेवल्यूशन ही इसे प्रोड्यूस कर सकती थी। और 3000 प्रोविंस में ऐसे लोग गिन के ही थे। सीहाउ सीधा कहता है, चिंता मत करो, अब मेरी कल्टीवेशन पहले से बिल्कुल अलग लेवल पर है। जब मैं ट्रेवल्यूशन क्रॉस करूंगा तो एक ड्रॉप काफी लोगों को बचा सकती है। ये सुनते ही सब लोग खुश हो गए, सीहाउ के इर्द गिर्द जमा हो गए जैसे तारे चांद के आसपास जमा होते हैं। लेकिन एक बात उन्हें स्ट्रेंज लगी। ब्यूटी क्लैन एल्डर पूछती है, लिटिल ब्रदर तुम आज काफी डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? सब हैरान थे। ये वही सीहाउ था जो खाने के मामले में हमेशा सैवेज रहता था, कभी एनिमी को ही रोस्ट कर खा जाता था, और आज पूरी टेबल भरी हुई थी फिर भी अनइंटरेस्टेड था। सीहाउ सोच कर बोलता है, सच बोलता है, ठीक है। मतलब वही पार्टी वार्टी का माहौल चल रहा था, लेकिन वो खा पी नहीं रहा था, ऐसा था, ठीक है। मतलब ये शॉर्ट में बताया जा रहा है, राइटर ने ऐसा लिखा है। वो कहता है, मैं घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर सब लोग एक पल के लिए शांत हो गए, और फिर इमोर्टल एंशिएंट एल्डर सोचते हुए बोलता है, मतलब क्लैन के एल्डर ने, इमोर्टल एंशिएंट क्लैन के एल्डर ने, ग्रेट इन और यान रिवर का एंड वो क्या वो वॉइड क्रूसीफिक्स रिवर नहीं हो सकती? अनदर एल्डर सर हिला कर कहता है, हाँ बिल्कुल वही लगती है। सीहाउ शॉक में आ जाता है, तुम लोग इस जगह के बारे में जानते हो? एट आर्म्ड रेस एल्डर कहता है, हमारे एंसेस्टर्स जो पर्सनल लेटर्स में इसका जिक्र है, कि पर्सनल लेटर्स में मतलब जो खुद के लिए था वैसा, ठीक है। सीहाउ बिल्कुल स्टूपिडिफाई हो गया। जिस जगह को वो खुद ढूंढ रहा था, उसका हिंट यही मिल गया। एंशिएंट बुक्स खोली गई, हर लाइन हर वर्ड केयरफुली एक्सप्लेन किया गया। यिन और यांग का मिलन स्थल, वॉइड में बहने वाली दो नदियां, ग्रेट यिन और ग्रेट यांग का टच पॉइंट, यह जगह लाइफ रेस्ट्रिक्टेड रीजन के अंदर थी। ये सुनते ही सब लोग ने ठंडी सांस खींच ली। सीहाउ भी हिला हुआ था। रेस्ट्रिक्टेड रीजन मतलब सीधे मौत। इमॉर्टल एंशिएंट एल्डर सीरियस टोन में कहता है, लिटिल फ्रेंड यहाँ जाना बेकार है। इमॉर्टल एंशिएंट एज से ही यह जगह अनटचेबल रही है। सीहाउ चुप हो गया, उसके लिए घर जाने का रास्ता मिलना और मुश्किल हो चुका था। फिर अचानक सीहाउ जेड बुक देख कर कहता है, ये जगह 3000 प्रोविंस के अंदर है। ये सब के लिए शॉकिंग था, क्योंकि कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्टेड रीजन के बारे में नहीं जानता था, या जानता ही नहीं था। आखिर एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म हुई, आखिर मतलब लोकेशन कंफर्म हो गई। सीहाउ ने यही रुक कर लाइटनिंग ट्रेवल्यूशन लिक्विड निकाली, और पुराने ट्रेवल्यूशन से बची हुई लिक्विड भी, और दोस्ती के लिए उन्हें अनहाइबेटेड रीजन में खुद ट्रेवल्यूशन फेस की, अकेले समुंदर जैसे लाइटनिंग के बीच। मतलब उसने ट्रेवल्यूशन फेस की और निकाला, ठीक है। सेल्फ रिलीज रेलम की ट्रेवल्यूशन टेरिफाइंग होती है। सीहाउ को ब्लड में नहाया हुआ था, लेकिन जिंदा रहा। उसने 90% लिक्विड छोड़ दी और थोड़ी सी अपने लिए रखी। उसे न सिर्फ रिकवरी हुई, बल्कि कल्टीवेशन में प्रोग्रेस भी हुई। आखिरकार सीहाउ ने सबको अलविदा कहा। वो क्रूसिफिक्स यिंग और यांग अर्थ की तरफ निकल पड़ा। मतलब शॉर्ट में बताता हूँ, सीहाउ ने ट्रेवल्यूशन फेस की, लिक्विड ऑब्टेन की, और इन सबको दे दिया, ठीक है। उससे थोड़ा भी उसका कल्टीवेशन प्रोग्रेस भी हुआ। तो भाई ऐसा क्यों नहीं करता यार, वो ट्रेवल्यूशन फेस कर करके मतलब ब्रेक थ्रू कर ले, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया दोस्त? थोड़ा बताओ क्या है इसके बारे में, तो ठीक है। पर सवाल एक ही था, क्या घर का रास्ता अभी भी वहां एग्जिस्ट करता है? गोल्डन लायन पर बैठकर वो एल्टर के जरिए लाखों किलोमीटर की सफर करके एक प्रोविंस में पहुंच गया, और फिर उसका डेस्टिनेशन पास आ चुका था। हमें दिखाया जाता है ये जगह बहुत ही ज्यादा डेसोलेट थी। चारों तरफ बस रबल बिखरा हुआ था, टूटी हुई माउंटेन्स लगातार फैली हुई थी, और वीड्स हर जगह उग गई थी। नॉर्मल ग्रैंड प्लेसेस जैसे यहाँ कोई ग्रेसफुल सिनेरियो नहीं था। ये ना हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एसेंस फ्लो हो रही थी, ना लाइफ का कोई साइन था यहाँ पर। ये पूरी दुनिया जैसे सिर्फ जंगल बन चुकी थी। मतलब हजारों किलोमीटर तक लाइफ का एक भी निशान नहीं था। सीहाउ अपने मन में सोचता है, ये जगह शायद वही हो सकती है जहां उसे आना था। उसकी पावरफुल सेंसिंग एबिलिटी क्लियरली ग्रेट यिन और यांग दोनों औरफ को अलग अलग महसूस कर रहे थे। गोल्डन लायन आकर फैलाकर कहता है, यही है क्या? उसकी ब्रॉन्ज आइस चमक रही थी। गोल्डन
माने के साथ वो पूरी तरह से एक मेजेस्टिक क्रेचर लग रहा था, जैसे सोने के जरिए बना हो। गोल्डन लायन सी हाउ को अपनी पीठ पर बैठाते हुए बैरन लैंड के अंदर आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद गोल्डन लायन अनईजी होते हुए कहता है, कुछ स्ट्रेंज लग रहा है, मुझे ठीक फील नहीं हो रहा। जैसे जैसे वो और अंदर गया, उसकी बॉडी के गोल्डन फर खड़े होने लगे। ये जगह नेचुरली एक स्ट्रेंज प्रेशर क्रिएट कर रही थी। सी हाउ सीरियस होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में यहाँ लाइफ और यहाँ कोई लाइफ रेस्ट्रिक्टेड रीजन रहा होगा। टूटी हुई माउंटेन्स दूर दूर तक फैली हुई थी। कभी ये सब बहुत ग्रैंड रही होंगी, लेकिन अब सब डैमेज्ड थी। ना कोई डिवाइन ट्री था, ना स्पिरिचुअल हर्ब्स, सिर्फ वीड्स और वाइन्स थी। मतलब वही यार, जंगली पौधे वौधे हुए थे। ये जगह बिल्कुल शांत थी, ना बीस्ट, ना बर्ड्स, ना इंसेक्ट्स, कुछ भी नहीं था। हजारों किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद भी उनके सामने एक जलकर काली पड़ चुकी माउंटेन आई। ये जगह क्लियरली बाकी सबसे अलग थी, जैसे पहले पूरी तरह जली हो और फिर अचानक ठंडी हो गई हो। जमीन पर एसेस थी और टेंस ऑफ थाउजेंड ईयर्स के बाद भी यहाँ कोई चेंज नहीं आया था। पूरी एरिया पिच ब्लैक थी, जैसे वीड्स जलकर सिर्फ काली राख बन गई हो। सी हाउ कहता है, यहाँ ग्रेट यांग एसेंस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। उसे क्लियर महसूस हो रहा होता है कि ये जगह ग्रेट यांग पावर की वजह से चली हुई है। और आगे बढ़ने पर अचानक एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज हो गया। एक बोन चिलिंग कोल्डनेस महसूस हुई, जैसे सीधे हेल के डेप्थ से आ रही हो। आगे एक बहुत बड़ा लेक था, लेकिन वो पूरी तरह सूख चुका था। उस जगह पर ग्रेट यिन एनर्जी घूम रही थी, काली हेव्स के फॉर्म में, जो देखने में ही टेरिफाइंग लग रही थी। सी हाउ कंफर्म करता है, ये ग्रेट यिन है, इसमें कोई डाउट नहीं। गोल्डन लायन अपने डिवाइन लाइट से खुद को प्रोटेक्ट करता हुआ सी हाउ को क्लियर लेकर आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद गोल्डन ब्रोकन माउंटेन खत्म हो गई और दोनों एक बहुत ही वास्ट एंशिएंट लैंड में एंटर हुए। यहाँ ना ग्रेट माउंटेन थी, ना एंशिएंट ट्रीज, बस दूर दूर तक प्लेन्स थी। सपाट थी जमीन, ठीक है, लेकिन जमीन पर ब्लैक एसेस की एक मोटी लेयर जमी हुई थी, कई फीट गहरी। क्या जला होगा यहाँ, ये सिर्फ हेवन ही जानता था। अचानक गोल्डन लायन के पैर किसी हार्ड चीज से टकराता है। एसेस हटाने पर एक गोल्डन बोन निकली। गोल्डन लायन कांपते हुए कहता है, ये डाइटी का बोन है। उसी क्लियरली महसूस हो रहा था, जब उसका ओनर जिंदा था तो वो बहुत ही पावरफुल था। बोन थी, बोन का ओनर जो था, जिसकी बोन थी उसका बात कर रहे हैं, ठीक है। सी हाउ फ्राउन करते हुए कहता है, यहाँ और भी बोन्स बिखरी हुई है, उन सब की लोवेस्ट क्वालिटी भी हेवनली डाइटी रेलम से नीचे नहीं थी। गोल्डन लायन डर के साथ कहता है, कहीं ये ऐसे डाइटिस को जलाकर तो नहीं बनी हुई है ना। ये जगह बहुत बड़ी थी और इतने सालों में एसेस का यही रहना नॉर्मल बात नहीं थी। गोल्डन लायन कंफर्म करते हुए कहता है, ये डाइटिस की क्रिमिटेड एसेस है। सी हाउ शॉक होते हुए कहता है, काउंटलेस एक्सपर्ट्स यहाँ जलकर मर गए थे। उसके लिए ये इमेजिन करना भी मुश्किल था कि कितनी बड़ी बैटल हुई होगी। सी हाउ एक ग्रेट मेथड यूज करके एसेस उठाना चाहता है, लेकिन वो गोल्डन सैंड जैसी हैवी निकली। एसेस के नीचे एंशिएंट रून्स निकले, ब्रोकन वॉल्स, ग्रैंड स्ट्रक्चर्स के रिमेन्स। सी हाउ ये देखकर श्योर हो जाता है कि ये वही जगह है जहाँ क्रूसिफिक्स, यिन और यांग, अर्थ, एक पुराना लाइफ रेस्ट्रिक्टेड रीजन, वही नाम था इसका, यही जगह है, ठीक है। एक डैमेज स्टोन पर लिखा हुआ देखकर वो कंफर्म करता है। सी हाउ स्टंड होते हुए कहता है, एक लाइफ रेस्ट्रिक्टेड रीजन पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये किसने किया? उसके लिए यह सीन फिर भी शॉकिंग था। सी हाउ गोल्डन लायन का ऑर्डर करता है, ऑर्डर देता है उसको पूरी जगह डिग की जाए, खोदी जाए। गोल्डन लायन मन ही मन रिजेंटफुल होता है, लेकिन चुपचाप काम करने लगता है। डिग करने पर कोलैप्स्ड प्लेसेस, बिल्डिंग्स और रूइंस निकलते हैं। एक मेडिसिनल फील्ड और मटेरियल्स भी मिलते हैं, मार्शल अरीना भी मिलता है। गोल्डन लायन दुखी होते हुए कहता है, डिवाइन मेडिसिन थी यहाँ, लेकिन सब रॉट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, एक तरह से कोरेक्टेड हो चुकी है। सी हाउ कहता है कि डिवाइन मेडिसिन का एक्सटिंक्ट होना बहुत बड़ी लॉस होती है। गोल्डन लायन होपलेस होते हुए कहता है, शायद कोई इमॉर्टल मेडिसिन हो, लेकिन पूरी रिसर्च
के बाद भी कुछ नहीं मिलता। अचानक गोल्डन लायन एक्साइटेड होते हुए कहता है, ग्रेट यिन रिवर। डिग करने पर ड्राइड अप रिवर के नीचे ग्रेट यिन रिवर निकलती है। उसके बाद एक और रिवर मिलती है, ग्रेट यांग रिवर। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हुई। सी हाउ डिसबिलीव के साथ कहता है, यही हमारी डेस्टिनेशन थी। दोनों केयरफुली सर्च करते हैं लेकिन कोई डायरेक्ट पाथ नहीं मिलता। सी हाउ मन ही मन में एनालाइज करता है और यिन यांग पावर यूज करता है। जैसे ही वो इम्प्रिंट बनाता है, हेवन एंड अर्थ रेजोनेट करने लगते हैं। अचानक प्रोजेक्शन अपीयर होती है ग्रेट यिन और ग्रेट यांग रिवर्स की। फिर वाइड में रियल रिवर्स नजर आती है, एक पिच ब्लैक, एक ब्लेजिंग गोल्डन की तरह। सी हाउ शॉक के साथ कहता है, ट्रू ग्रेट यिन यांग रिवर्स वाइड में है। उसे रियलाइज होता है कि रियल लाइफ रेस्ट्रिक्टेड रीजन शायद सरफेस पर नहीं बल्कि वाइड में है। सी हाउ डिटर्मिनेशन के साथ ऊपर उड़ता है क्योंकि उसे अपना पाथ होम पाथ मिल चुका था, लोअर रियलम का रास्ता। तो गाइस इस एपिसोड के साथ इस एपिसोड को एंड करते हैं और थोड़ा इधर उधर हुआ यार, माफ करना, बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना। तो चलिए मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।